नमस्कार साथियों। किसान और किसानी श्रृंखला में आज मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर आपके मंच के माध्यम से मिला है। मैंने यह कहानी करीब 5-7 साल पहले उद्भावना में लिखी थी। पिछले दिनों रामनगर गांव के किसान सुखारी ने आत्महत्या कर ली। बड़ी चर्चा रही। मुझे तो नया नगर गांव के दशरथ निषाद की बात याद आती रही। वही दशरथ निषाद जिसने अपने गांव में अकेले ही तालाब खोदकर पानी का स्रोत पैदा कर दिया था। दिल्ली तक के अखबारों में उसकी फोटो छपी थी। बाद में क्या हुआ, कलेक्टर साहब ने वादा किया था कि तुम्हारे नाम पर तालाब का एक पट्टा लिखा देंगे। मारते रहना जीवन भर मछली। एसडीएम ऑफिस दौड़ते दौड़ते कई साल निकल गए। एक बार जब मैं कपड़े का पैकेट देने एसडीएम साहब के दफ्तर गया तो मिला था। उसने कहा था, शहरी लोग बाबू सलवार की तरह होते हैं, सर सर कर मजा लेते हैं। कितनी चर्चा हुई दशरथ निषाद की। मिला क्या, एक तालाब का पट्टा लेने के लिए दौड़ते दौड़ते उम्र निकल गई। माफ कीजिएगा, बात सुखारी की हो रही है। उसकी आत्महत्या ने तो जैसे जिले की सुस्त पड़ी राजनीति के लिए संजीवनी का काम किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इसी आधार पर राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग कर डाली। 3 बार बहुत कम कम अंतर से नरैनी विधानसभा से चुनाव हारने वाले रणवीर बाबू ने तो आगे बढ़कर यहां तक घोषणा कर दी कि 1 महीने के अंदर सरकार ने उसके परिवार को मुआवजा नहीं दिया तो वो उसके लिए आमरण अनशन पर बैठने को तैयार है। उस जिले में कर्ज से परेशान होकर कर्ज के जाल में उलझकर पहली बार किसी किसान ने आत्महत्या की थी। एक राष्ट्रीय कहे जाने वाले दैनिक के नए नए शुरू हुए जिला संस्करण को तो जैसे सुखारी की आत्महत्या का समाचार अपनी प्रसार संख्या बढ़ाने का अच्छा अवसर लगा। उसने विस्तार से खबर छापी कि किस तरह जिला सहकारी बैंक के ऋण के जाल में हजारों किसान उलझे हुए हैं। एक तो पिछले कई सालों से ठीक से बारिश नहीं हो रही है। जिन गांव में पंप हैं वहां बिजली नहीं रहती कि किसान खेतों में पड़ खड़ी फसल को जल की शीतलता दे सके। डीजल इतना महंगा है, अगर किसान पंपिंग सेट से सिंचाई करे तो लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसान के लिए मूलधन निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। बैंक का कर्जा कहाँ से चुकाए। दैनिक नई रोशनी के पहले पन्ने पर छपी खबर में लिखा था, खबर यह है कि बैंकों द्वारा कर्ज वसूली में इतनी सख्ती की जा रही है कि किसानों में बड़ी घबराहट फैली हुई है। समाचार के निजी संवाददाता ने यह भी लिखा था कि रामनगर के सुखारी की आत्महत्या हालात के विस्फोटक हद तक पहुंच जाने के संकेत भर। सरकार ने इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाया तो हो सकता है इस जिले को देश में लोग किसानों की आत्महत्या के लिए ही जानने लगे। वैसे मैं आपको विषयांतर करके ये कहना चाहता हूँ कि जिला किसानों की आत्महत्या के लिए ही जाना जाता है। खासकर बुंदेलखंड तो किसानों की आत्महत्या, किसानों की त्रासदी के लिए ही जाना जाता है। कई दिनों तक केवल रोशनी ही नहीं, दैनिक राष्ट्र ज्योति, दैनिक नवनिर्माण बुलंद आवाज में सुखारी किले के बारे में कुछ न कुछ छपता ही रहा। उसके बेसहारा हो गए परिवार को सहारा देने के लिए अनेक एनजीओ सामने आए, जिन्होंने सुखारी की आत्महत्या के नाम पर अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा किया। रामनगर गांव का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। जिलाधिकारी की ओर से मदद की घोषणा हुई। स्थानीय विधायक महोदय ने कहा कि जिला प्रशासन से उसके बच्चों को मुफ्त रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए बात करें। सुखारी के परिवार को न्याय मिला या नहीं, रणवीर बाबू अनशन पर बैठे या नहीं, सुखारी के परिवार को मुआवजा मिला या नहीं, उसके बच्चों को रोजगार परक प्रशिक्षण का प्रबंध जिला प्रशासन ने किया या नहीं, समाचार पत्रों के माध्यम से, एनजीओ के प्रयासों से, नेताओं के बयानों के माध्यम से सुखारी की आत्महत्या की कहानी आगे बढ़ पाती कि देश भर के समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के माध्यम से इस जिले का नाम एक दूसरे कारण से सुर्खियों में छा गया। प्रदेश के अनेक जिलों में अमीरों के आतंक का पर्याय बन चुका दद्दू सरदार को आखिरकार गढ़मंगल जिले की पुलिस ने मार गिराया। उस दद्दू सरदार को, जिसके ऊपर हत्या, अपहरण, लूटपाट के 5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे,
वो दद्दू सरदार को, जिसका लोहा गढ़मंगल जिले के आसपास के 7 जिलों के बड़े बड़े बदमाश भी 20 साल से अधिक समय से मानते आ रहे थे। वह दद्दू सरदार जिसका आपराधिक इतिहास इतना पुराना था मगर किसी भी थाने में उसकी तस्वीर दर्ज नहीं थी। जिस दद्दू सरदार को किसी ने देखा नहीं था, 20 सालों से जिसे कोई पहचान भी नहीं पाया, उसे गढ़मंगल जिले की पुलिस ने न केवल पहचान लिया बल्कि मौत के घाट उतार कर 7 जिलों के सबसे बड़े आतंक से मुक्ति दिला दी। लोगों का ध्यान सुखारी की आत्महत्या से हट गया। अखबारों में दद्दू सरदार के कारनामों की खबर छापने की होड़ लग गई। जिले में किसी किसान द्वारा की गई पहली आत्महत्या की कहानी सभी भूल गए। किसने यह जानने की कोशिश भी की कि आखिर उसकी आत्महत्या की वजह क्या थी। रामनगर में मेरा आना जाना बरसों से रहा है। तब से मैं जब शहीद राम लखन पांडे उच्च महाविद्यालय का छात्र था, मेरा सहपाठी दोस्त रामजतन उसी गांव का रहने वाला था। सर्दियों की उसकी साइकिल साइकिल पर पीछे बैठकर मैं उसके गांव जाता, कभी खेतों से मक्का तोड़कर, कभी सूखे पत्तों को आग जलाकर उस पर भूनकर उसे खाते, कभी गन्ने छील छील कर खाते, खेतों के बीच में दौड़ते। करीब 25 साल तो हो ही गए इस बात को। अब भी लगता है जैसे कल की ही बात हो। 20 साल तो रामजतन को गांव छोड़कर गए हो गए। उसका बड़ा भाई पढ़ने में बड़ा तेज था। हमारे स्कूल स्कूल से डॉक्टरों की परीक्षा पास करने वाला पहला लड़का वही था। बाद में उसको दिल्ली में नौकरी मिल गई, किसी बड़े अस्पताल में। खेत घर सब बेच बाच कर उसके माता पिता वहीं चले गए। रामजतन भी चला गया। पहले तो कभी कभी चिट्ठी भी आती थी, बाद में वह भी बंद हो गई। लेकिन उस गांव में मेरा नाता बना रहा। पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इंटर की परीक्षा भी नहीं दे पाया। घर में माँ, दो बहनों की जिम्मेदारी। ऐसे में पिताजी ने अपने पुराने परिचित शहर के थोक वस्त्र व्यापारी गोपाल सेठ ने बड़ी मदद की। उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने मेरे दोनों बेटों को ट्यूशन पढ़ाया था। दोनों भले आदमी बने। तुम चाहो तो तुमको थोक दर पर उधार में साड़ियां, पैंट शर्ट पीस दे दिया करूंगा, अगर तुम गांव गांव घूम कर कपड़े बेचने का काम शुरू करना चाहो। पिताजी की पुराने रेले की साइकिल थी ही। उस पर पीछे कैरियर पर कपड़ों का गट्ठर डालकर जब मैं निकला तो अपने आप मेरी साइकिल रामनगर गांव की ओर चल पड़ी। आज 20 साल बाद गढ़मंगल में मेरे कटपीस सेंटर में सबसे अधिक ग्राहक रामनगर गांव से ही आते हैं। उसी पुराने विश्वास के आधार पर आज भी उस गांव के लोगों को मैं उधारी में कपड़े देता हूँ। उधारी वसूल करने में साल में 8-10 बार रामनगर गांव का चक्कर लगाना ही पड़ जाता है। जब से सुखारी की आत्महत्या वाली घटना हुई है, कुछ कुछ मेरा विश्वास भी रामनगर से उठने लगा। सुखारी के पास 6-7 बीघे जमीन थी। उधर वह कर्ज में डूबकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ किसान भी उसकी तरह कर्ज में डूबे हों। मुझे लगा कि ऐसे में उस गांव के किसानों को उधार में कपड़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन उधार में कपड़ा ना दें तो व्यापार कैसे चले। गांव के किसानों की धार लेने के ख्याल से मैंने कई बार रामनगर की यात्रा अपने बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठकर तय की। उन्हीं यात्राओं के दौरान सुखारी के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातों का पता चला जो इस घटना की कुछ और ही कहानी बयां करते। वह कहानी जिसे ना मीडिया ने जानना चाहा, ना ही नेताओं ने, ना बैंक ने, ना जिला प्रशासन ने और ना एनजीओ वालों ने। रामनगर गांव में तो कम से कम और ही कहानी प्रचलित थी। खुले तौर पर तो हो सकता है कि उसकी चर्चा कोई ना करता हो, लेकिन जिसमें खुसर फुसर करिए वही कुछ और फुसफुसाने लगता है। जीतन मल्लाह मेरा पुराना ग्राहक था। शादी ब्याह हो, पर्व त्योहार हो, मेरी दुकान से ही कपड़े ले जाता। उसने जो कहानी सुनाई उसका सार संक्षेप मैं आपके सामने रखता हूँ। सच तो यह है बाबू कि सुखारी ने जिला कोऑपरेटिव बैंक से पिछले 2 साल पहले विलायती गोभी की खेती के लिए कर्ज लिया था। मेरा पुराना संगाती था, दुख सुख बतियाने आ जाता था। मैं भी कभी कभी अपने पोखर से मछली दे देता। जीतन भूमिका बांध रहा था। उसे 20 रुपए सैकड़ा की दर से श्रीवास्तव मैनेजर ने कर्ज दिया था।
कर्ज के लिए मनैया साहब ने उससे एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। उस पर लिखा था कि साल भर के अंदर यह कर्ज लौटा दूंगा। मनैया साहब ने उसे अलग से समझाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा कागज दबा दूंगा, 2-3 साल तक आराम से काम करो, फिर लौटा देना। बैंक का कर्ज जिले के सारे बड़े बड़े किसान तो लेते ही इसलिए हैं कि कभी लौटाना ना पड़े। तुम्हारे लिए भी कोई रास्ता निकाल देंगे। सुखारी को तो विलायती गोभी लगाने की पड़ी थी। उसने कहा, सरकार आप तो माई बाप है, जो उचित समझे। 50,000 के कागज पर अंगूठा लगाकर 40,000 रुपए लेकर आ गया। पत्नी रतिया और बेटी रन्नो के साथ विलायती गोभी लगाने की तैयारी करने लगा। उसने सुन रखा था कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग विलायती गोभी खाते हैं। आसपास के गांव के किसान भी विलायती गोभी उगा रहे थे। मनैया साहब बता रहे थे कि अगर 2 बीघा में भी ठीक से फसल हो गई तो जितना कर्ज के लिए हो उससे दुगना कमाल होगी। बैंक से कर्ज लेना था कि उसकी बर्बादी की दास्तां शुरू हो गई। गिलास की चाय एक घूंट में हलक से उतारते हुए जितन बोला, उसी साल गढ़बंगल जिले में 10 साल बाद बारिश नहीं। विलायती गोभी की फसल बहुत पानी मांगती है। यह बात सुखारी को किसी ने नहीं बताई थी। अब हजारों की फसल खेत में बर्बाद होते तो नहीं देख सकता था ना बाबू। गांव में ही असरफी सिंह के पास वह सिंचाई के लिए कर्ज मांगने गया। 10,000 रुपए तो उसने सिंचाई के लिए कर्ज ले ही लिया। आंखें फैलाते हुए जीतन बोला, उस साल बाबू सचमुच पानी नहीं बरसा। पूरे साल मुश्किल से 10 दिन बरसा होगा। डीजल के पंपिंग सेट से सिंचाई करवाने के बाद भी सुखारी की विलायती गोभी की फसल उसके लिए दुस्वप्न साबित हुई। कहा तो सोचा था कि विलायती गोभी की फसल से 2-3 साल में ही रन्नों की शादी के लिए पैसा जमा कर लेगा। 8वीं में पढ़ रही है, साल 2 साल में तो शादी करनी ही होगी। फसल जब तैयार हुई, ठेकेदार ने फसल देखकर कहा कि ठीक से पानी नहीं डालने से फसल ऐसी हुई कि इसके लिए 10,000 देना भी घाटे का सौदा। 8,000 देकर 2 बीघे की फसल उठाई ठेकेदार ने। सुखारी की पत्नी रतिया ने सलाह दी कि असरफी सिंह के कुछ पैसे लौटा दो, उसके पास तो जमीन का कागज पड़ा है। बैंक का कर्ज तो मनैयर साहब संभाल लेंगे, मगर सुखारी को तो दूसरी ही चिंता खाए जा रही थी। विलायती गोभी के चक्कर में धान की फसल उसने कम लगाई थी, वह भी नहीं हुई। अगर इस पैसे में उसने अनाज नहीं खरीदा तो साल भर खाएंगे क्या। शहर में रहकर तो आप अपनी हालात छिपाए रह सकते हैं, गांव में कोई बात किसी से छिपाकर रख पाना बहुत बड़ी बात होती। सुखारी की हालात किसी से भी छिपी नहीं थी। असरफी सिंह ने जब सुखारी की बर्बादी की बात सुनी तो उसे अफसोस तो बाद में हुआ होगा, पहली चिंता उसे अपने रुपयों की हुई। जमीन के कागज तो थे उसके पास, लेकिन रुपए तो रुपए होते हैं। वह अब दूसरी योजना में लग गया। रतिया सुखारी की पत्नी को देखकर वह लगता ही नहीं था कि वो 15 साल की उसकी बेटी भी है। असरफी की पत्नी 10 साल से ऊपर गए मर गई। रतिया को वह जब भी अपने दरवाजे में बैठा खेत में आते जाते देखता तो उसकी लालसा जग जाती। इतनी बड़ी हवेली थी, अकेले रहता, बेटा बहू दिल्ली में थे, पर त्योहार में कभी कभी आते। सोचता था कि इस तरह अगर रतिया। एक दिन उसने मौका देखकर सुखारी को पूछा, कर्जा कैसे चुकाओगे सोचा है। सुखारी कुछ बोला नहीं। मैं ये विषयांतर कर रहा हूं, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह है। बैंक का कर्जा पहले ही चढ़ा हुआ है, कोई रास्ता सोचे हो। असरफी ने भेद भरी आंखों से देखना शुरू किया। सुखारी कुछ नहीं बोला। बेटी की शादी तो 1 आध साल में करना होगा, क्या सोची। लोहा गरम देखकर असरफी चोट कर रहा। शाम हो गई थी, सारा गांव जानता था शाम के बाद असरफी आचमन करता है, एकदम विदेशी से। असरफी ने सुखारी को ही बिठा लिया, एक गिलास में डालकर
उसने उसकी ओर विदेशी बढ़ाई। सुखारी ना नुकुर करने लगा, लेकिन विदेशी शराब सामने हो तो कब तक ना नुकुर कर सकता था। वो दो गिलास पीने के बाद असरफी ने अच्छी तरह भांप लिया कि सुखारी को अच्छी तरह चढ़ गई। तो उसने बड़ी चतुराई से अपना प्रस्ताव उसके सामने रखा। तुमसे मेरे घर का हाल छिपा तो नहीं है। इस बुढ़ापे में घर का बना हुआ खाना तक ठीक से नसीब नहीं होता है। बेटा बहू का क्या बताएं, उड़ते परिंदे हो गए हैं। जब दाना पानी चाहिए होता है, घर आ जाते हैं, पैसा झाड़ कर चले जाते हैं। कहने को जमींदार कहाते हैं, कौन सा सुख है, कहकर असरफी सुखारी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसका मुख देखने लगा। सुखारी लगता है नशे की झोंक में था। जोर जोर से गर्दन हिलाया जा रहा। असरफी ने खकार का गला साफ किया और फिर असली बात पर आने लगा। अगर तुम चाहो तो रतिया मेरे घर 2 जून का खाना बना दे, तो कर्ज को धीरे धीरे उसी में मिनहा कर दूंगा। मुझे भी घर का बना खाना नसीब हो जाएगा, तुम्हारा भी कर्जा उतर जाएगा। सुखारी ने नशे की झोंक में हामी भर दी। अगले दिन जब उसने होशो हवास में रतिया को यह बात बताई, तो रतिया ने साफ इनकार कर दिया। कहा, उस मुछमुंडे के यहाँ नहीं जाऊंगी। जब उसके द्वारे के सामने से गुजरती हूँ तो बुरी नजर से घूरता रहता है। सुखारी ने उसे समझाया, जैसा तू सोच रही है असरफू बाबू वैसे नहीं। फिर भी तो देख, कर्जा भी माफ कर देंगे, जमीन का कागज भी दे देंगे। बहुत कुछ कहने सुनने पर रतिया मान तो गई, मगर उसने सुखारी को उंगली दिखाते हुए कहा, कुछ हो जाए मुझे इल्जाम मत देना। क्या हो जाएगा? रतिया उसे अनसुनी करके चली गई और सुखारी का सवाल हवा में ही टंगा रह गया। खैर, रतिया 2 जून असरफी के घर खाना बनाने जाने लगी। खेती में कुछ बचा था नहीं। सुखारी शहर चला जाता, वहीं बलदेव सेठ के फड़ में पल्लेदारी करने लगा। सुखारी को अब बैंक के कर्ज की चिंता सताने लगी थी। एक एक पाई करके वह उसके लिए पैसे जमा करने लगा। सब ठीक ठाक चल रहा था। मैंने पहले ही कहा था, गांव में किसी बात को छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे इस बात की चर्चा होने लगी कि सुखारी ने कर्जा उतारने के लिए अपनी पत्नी रतिया को असरफी के घर भेजना शुरू कर दिया। जहां भी 2-4 लोग बैठते, चटखारे लेकर उसकी चर्चा करते। आते जाते सुखारी के कानों में जब ये बात पड़ती, तो वह इस कान से सुनता, उस कान से निकाल देता, लेकिन कब तक। एक दिन चौक पर सत्तू की दुकान में सरसों का तेल लाने गया था। सत्तू ने उससे व्यंग में पूछा कि रतिया अपने घर में खाना बनाती है कि नहीं। तभी वहां बैठे एक और ग्राहक ने फप्ती कसी, अरे अब तो असरफी तेल भी इसी से मंगाने लगा है। उसी दिन लौट कर उसने रतिया से पहली बार पूछा कि लोग क्या कह रहे हैं। रतिया ने महाभारत खड़ा कर दिए, बोली, जब कर्जा उतारने के लिए मेरे मना करने के बावजूद तुमने खाना बनाने के लिए उसके घर भेजा, याद है? तुमको मैंने कहा था कि कुछ हो जाए तो कुछ बोलना मत। तुमको तो कर्जा उतारने से मतलब है, उसी से मतलब रखो। आगे इस बारे में कुछ मत पूछना। घर में बेटी बड़ी हो रही है, क्या सोचेगी? जीतन ने बताया कि शर्म के मारे उस रात सुखारी ने गले में फांसी लगा ली। जीतन मल्लाह की इस कहानी को मैं सच मान लेता अगर रामनगर के बनवारी चौक पर चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले कल्लू हलवाई ने सुखारी की आत्महत्या से जुड़ी है दूसरी कहानी न सुनाई। जिला कोऑपरेटिव बैंक के जिस मैनेजर साहब ने 20 रुपए सैकड़ा पर सुखारी का कर्जा पास कराने के करते हुए कहा था कि घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हो गया। कहते हैं कि बैंक के ऊपर के अधिकारियों को समय से हिस्सा नहीं पहुंचाता था और ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद मारने के फेर में रहता। जब बैंक के अध्यक्ष को इस बात का पता चला, तो उसने झूठे मामले में फंसाकर मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, उसने यह आदेश भी जारी किया कि जिन जिन किसानों को उसने कर दिया है, उनसे जल्दी से जल्दी कर्जा वसूलने के लिए सख्ती से काम किया जाए। फिर क्या था, जिस कर्ज के बाबत मैनेजर ने कहा कि सुखारी से की कागज दबा दूंगा,
उसकी वसूली के लिए एक दिन बैंक का कर्मचारी आ धमका। उसने बताया कि कर्जा बढ़कर 65,000 हो चुका है। 10 दिन के अंदर कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक जमीन जब्त कर लेगी। वह भागा भागा अशरफी के पास आया। सुखारी की पत्नी पहले से ही उसके घर खाना बनाकर कर्ज उतारने के काम में लगी थी, लेकिन उसने भी मना कर दिया। कहा, पहले के कर्ज का ब्याज इतना चढ़ा हुआ है, वही उतर जाए तो बहुत है। गांव में अशरफी ही एक धनी था जिसके दरवाजे तक सुखारी की पहुंच थी। वह बार बार उसके दरवाजे पर जाने लगा, कहने लगा, मालिक आपके अलावा कौन है मेरा? इस गांव में आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? अशरफी बड़ा हरामी जीव है। कहते कहते कल्लू उत्तेजित हो गया। आदमी नहीं जानवर है, जानवर। अशरफी तो जैसे इसी दिन के इंतजार में था। सुखारी के सामने उसने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी से खाना वाना ठीक से बन नहीं पाता, उम्र हो गई है। वह तो तुम्हारी हालत देखकर मैंने उसे भेज देने के लिए कहा था। अब तो तुम्हारी बेटी रन्नो भी बड़ी हो गई है, स्कूल छूटने के बाद उसे भेज दिया करो। घर का काम काज भी सीख जाएगी, तुम्हारे बैंक के कर्ज को उतारने का इंतजाम भी हो जाएगा। बोलो मंजूर है? घूरते हुए अशरफी ने पूछा। सुखारी चुपचाप लौट आया। रतिया अशरफी के घर खाना बनाने जाती है। इस बात को लेकर पहले ही उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते रहे हैं। जहां जाता वहीं उसे कोई न कोई कुछ सुना देता। आज उसे अशरफी के असली चरित्र का पता चल गया था। वह कितना गिरा हुआ होगा, सुखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। वह चुपचाप पल्लेदारी करने के लिए चला गया। उसी दिन किसी ने देखा, कहते हैं पल्लेदारी की रस्सी लेकर आया और रात में चुपचाप फांसी लगा ली। मैं समझ नहीं पा रहा कि किस कहानी को वास्तविक मानूं। सुखारी के मरने की खबर सुनकर अशरफी सबसे पहले सामने आया। रतिया को उसने कहा कि किसी भी तरह अपने आप को अकेला ना समझे। नेता आने लगे, अफसर आने लगे, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। इतने दिनों बाद मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ, रतिया का क्या हुआ, उसकी बेटी का क्या हुआ होगा। पिछले सप्ताह जब रामनगर गया तो आतन कल्लू की दुकान पर चाय पीने के लिए बैठ गया। वह बालूशाही बहुत बढ़िया बनाता है। सच बताऊं तो कई बार उसकी बालूशाही का स्वाद भी मुझे रामनगर खींच ले आता है। उसने बताया, रतिया ने अपनी सारी जमीन बटाई पर जोतने के लिए अशरफी को दे दी। जब मुआवजे का पैसा मिला चुपचाप वहां से बेटी को लेकर चली गई। आस पड़ोस वाले बताते हैं अपने नैहर चली गई। सुनते हैं खूब आराम से रह रही है। जीते जी सुखारी उसके आराम का इंतजाम नहीं कर सका। मर के अपनी पत्नी बच्ची के सुख का सारा इंतजाम कर गया। सच बताऊं, उस दिन कल्लू हलवाई की दुकान की बालूशाही का स्वाद फीका पड़ गया। मैं सोचता रहा, सुखारी की आत्महत्या की वास्तविक कहानी कोई जान पाएगा? धन्यवाद।